नाज़रीन, न्यूजीलैंड में एक किसान ने एक अजीब फैसला किया। उसने तकरीबन 400 भेड़ों की अपनी पहली खेप एक नए बनाए गए जजीरे पर छोड़ी। ये एक ऐसा जजीरा था जहां ना कोई इंसान था न दरख्त, बस ठंडी हवा, नोकीले पत्थर और एक ना खत्म होने वाला तन्हाई का एहसास। किसान का ख्याल यह था कि भेड़ें आजादाना घूमेंगी, कुदरती तौर पर परवान चढ़ेंगी और इनकी ऊन की पैदावार बढ़ेगी। लेकिन जजीरे के सख्त और खतरनाक मौसम ने उसकी तमाम उम्मीदों को चिकनाचूर कर दिया। मायूस होकर वो उन भेड़ों को वहीं छोड़कर वापस मरकजी जमीन पर चला गया। साल गुजर गए, दहाइयां बीत गई, किसी ने उस जजीरे का रुख नहीं किया। फिर तकरीबन 50 से 60 साल बाद 1970 की दहाई में जब कुछ लोग उस जजीरे पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी सदमे से कम नहीं था। देखने वालों को लगा जैसे ये इर्तिका की कोई नई नस्ल हो। लेकिन सवाल यह था कि इंसानी मदद के बगैर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं कैम्बल आइलैंड की भेड़ों की अनोखी और दिल दहला देने वाली कहानी। मुआज़िज़ दोस्तों, सन 1895 में न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कैम्बल आइलैंड को अपने चरागाही लीज के निजाम में शामिल किया, जिसके तहत लोगों को सरकारी जमीन किराए पर लेकर जानवर पालने की इजाजत मिली। उस वक्त मैरिनो ऊन, जो भेड़ों से हासिल होता है, दुनिया का सबसे कीमती रेशा था। लेकिन न्यूजीलैंड की मरकजी जमीन पर जमीन महंगी थी और मुकाबला बहुत सख्त। दूसरी तरफ कैम्बल जजीरा मुकम्मल तौर पर खाली था। वहां सरसब्ज घास थी, बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां थी और सबसे अहम बात, कोई शिकारी जानवर नहीं था। ये एक कामिल कुदरती फार्मूला लगता था। जमीन किराए पर लो, भेड़ें पालो, ऊन बेचो और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाओ। जेम्स गोल्डन जोग बून के इलाके से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने इस जमीन को सबसे पहले लीज पर लिया। वो खेती शुरू करने के लिए तकरीबन 400 से 500 भेड़ें लेकर आए थे, लेकिन सन 1900 तक इनका पूरा मंसूबा बर्बाद हो गया। यह जजीरा सरजमीन से तकरीबन 660 किलोमीटर के फासले पर था। सामान की तस्हील मुश्किल और महंगी थी। औसत दर्जा हरारत सिर्फ 6 से 8 डिग्री सेल्सियस था। तेज हवाएं, बर्फबारी और गैर मुतवक्के मौसमी हालात ने भेड़ों के लिए जिंदा रहना मुश्किल बना दिया। घास की कमी ने ऊन के मयार और पैदावार को तकरीबन तबाह कर दिया और बिल आखिर ये पूरा मंसूबा माली नुकसान का बायस बना। चुनांचे गोल्डन को जजीरा छोड़ना पड़ा, लेकिन भेड़ें वहीं बाकी रह गईं, अपने हाल पर। बाद में एक और कप्तान ने यह जजीरा लीज पर ले लिया और बड़े पैमाने पर भेड़ें पालना शुरू की। उसने तकरीबन 3000 से 4000 भेड़ें 3 दौरों में जजीरे पर भेजी। सन 1916 तक भेड़ों की तादाद बढ़कर 8000 हो गई। उस वक्त यह जजीरा भेड़ों की परवरिश के लिए एक जन्नत की तरह लगता था, क्योंकि यह गिजायत से भरपूर था, खास तौर पर जड़ी बूटियों से। ये पौधे सूरज की रोशनी को जज्ब करने और मुनफरिद हरारत पैदा करने की सलाहियत रखते थे, जिससे भेड़ें इंतहाई सर्द मौसम में भी गैर मामूली तौर पर जिंदा रहने के काबिल होती थी। ताहम वक्त के साथ साथ हालात बदलना शुरू हो गए। कुदरती गिजाई अज्जा कम होते गए और भेड़ों की तादाद भी कम होने लगी। ये कुदरती वसाइल की हद थी और बेहिसाब बढ़ती आबादी के साथ मसाइल बढ़ने लगे। आखिरकार 1931 में इस बड़े मंसूबे को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया। वही रसद के मसाइल, वही सख्त मौसम और वही मुश्किलात दोबारा नमूदार हुई। उस वक्त जजीरे पर तकरीबन 4000 भेड़ें बाकी थी। उन्हें वापस उनके वतन ले जाने की लागत बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन्हें जजीरे पर अकेले छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा खतरा यह था कि ये भेड़ें कुदरती तौर पर जंगली जानवर नहीं थी। इन्हें ऊन कटाई की जरूरत थी। दूसरी सूरत में ऊन इनके जिस्मों में खौफनाक तरीके से बढ़ती और गर्मी, वजन और इंफेक्शन इनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकते थे। मजीद ये कि इनकी दिफाई सलाहियतें इंतहाई महदूद थी। इन्हें ना तो शिकार करने का तजुर्बा था और ना ही शिकारियों से बचने का। लेकिन कैम्बल जजीरे का मुनफरिद कुदरती माहौल एक मजबूत मुहाफिज साबित हुआ। ऊंचे पहाड़ों और चट्टानी खित्तों ने जजीरे को घेर लिया, जो बड़े शिकारियों को इस तक पहुंचने से रोकता था। भेड़ों को किसी बड़े शिकारी से कोई खास खतरा नहीं था। मुसलसल तेज हवाओं ने मक्खियों, कीड़े मकोड़ों और दूसरी स्पीशीज को वहां जिंदा रहने से रोके रखा। ये एक अहम फायदा साबित हुआ, क्योंकि इन कीड़ों की वजह से होने वाले इंफेक्शन का खतरा खत्म हो गया, जो ऊन की कटाई न होने की सूरत में एक बड़ा मसला बन सकता था। इस तरह फितरत ने खुद ही इन भेड़ों के लिए एक गैर मुतवक्के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। सन 1931 और 1970 के दरमियान बगैर किसी इंसानी मदाखलत के भेड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आबादियों को दोबारा बनाना शुरू किया।
ये बका का एक जबरदस्त मुजाहरा था। जो भेड़ें सख्त और नए माहौल से मुताबिकत नहीं रख पाती थी वो जल्दी मर गई, लेकिन वो भेड़ें जो जिस्मानी तौर पर मजबूत थी, जिनके दिमाग और जिस्म नए हालात के मुताबिक ढल चुके थे, वो जिंदा रहीं और अपनी अफजाइश को जारी रखा। इस तरह नस्ल दर नस्ल सिर्फ बका के बेहतरीन जीन्स ही मुंतकिल होते रहे। नतीजे के तौर पर जजीरे पर सिर्फ वही भेड़ें बाकी रह गईं जो इंतहाई लचकदार, मजबूत और सख्त मौसम के लिए बेहतरीन थी। ये एक किस्म का कुदरती इंतखाब था जहां सिर्फ बेहतरीन खसूसियात वाले जानवर ही जिंदा बचे। मुआजिज दोस्तों, 40 साल तक बगैर किसी इंसानी मदाखलत के भेड़ों ने अपने तरीके बदले और मुकम्मल तौर पर आजाद हो गई। ये नस्ल जो पहले इंसानों पर मुनहसिर थी, अब फितरत के साथ हम आहंग रहते हुए एक जंगली आबादी में तब्दील हो चुकी थी। इनका रहन सहन, रवैया और यहां तक कि जिस्मानी खदोखाल भी बदल चुके थे और वो मुकम्मल तौर पर जंगली जानवरों की तरह हो गई। फिर सन 1975 में जब साइंसदान वहां पहुंचे तो इन्होंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। भेड़ों की जिस्मानी साख्त बदल चुकी थी, इनकी टांगें लंबी हो गई थी और वो अपने सरों को ऊंचा करके चलती थी। इनकी ऊन सर्द और तेज हवाओं को बर्दाश्त करने के लिए इंतहाई मोटी और सख्त हो चुकी थी। सख्त पौधों के इस्तेमाल की वजह से इनके जबड़े भी मजबूत और कदरे खमदार हो गए थे, जो इन्हें सख्त पौधों को चिबाने में मदद देते थे। इन्होंने इंसानी मदाखलत के बगैर अपने जिस्म पर उगने वाली इजाफी ऊन को भी झाड़ने की सलाहियत पैदा कर ली थी। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि पैदा होने वाले भेड़ के बच्चे मिनटों में चलने फिरने लगते थे। ये एक खालिस जंगली बका की जबलत थी जो इन्हें फौरी तौर पर अपने माहौल में ढलने में मदद देती थी। कुदरत ने इन्हें बिल्कुल नए जंगली जानवर में तब्दील कर दिया था। वो मुकम्मल तौर पर जंगली और माहौल से मुवाफिक नस्ल बन चुके थे। नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत और माहिरीन ने एक और हैरानकुन चीज नोट की। उन्होंने देखा कि ये भेड़ें जो कुदरती तौर पर अपनी ऊन झाड़ देती हैं, वो ऊन जाया नहीं हो रही थी, बल्कि जजीरे की घनी झाड़ियों और चट्टानों में फंस कर महफूज थी। जब उस ऊन के नमूने लेबॉर्ट्री लाए गए और खुरबीन से उनका जायजा लिया गया तो साइंसदान दंग रह गए। मालूम हुआ कि सख्त तरीन मौसम और ठंडी हवाओं ने इस रेशे को दुनिया का सबसे नायाब, बारीक और मजबूत तरीन रेशा बना दिया है। इसकी मुलायमत कश्मीर से भी कहीं ज्यादा थी और ये आम ऊन के मुकाबले में वजन में इंतहाई हल्की थी। हुकूमत ने फौरन इस सुनहरी मौके को भांप लिया और एक खसूसी टीम तश्कील दी, जिसने इस बिखरी हुई कीमती ऊन को जमा करना शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले 10 सालों में सिर्फ इस गिरी हुई ऊन को प्रोसेस करके जब बैनुल अक़वामी मंडी में पेश किया गया तो यूरोप और इटली के बड़े फैशन हाउसेस इसके खरीदार बन गए। इससे इतना पैसा कमाया गया जिसने पिछली तमाम दहाइयों के माली नुकसान का अजाला कर दिया। यह वही सफेद सोना था जिसे कभी इंसान लाचारी में नाकाम समझकर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन कुदरत ने इसे संभाले रखा और फिर सूद समेत इंसान को वापस लौटाया। इस ऊन की मांग इतनी बढ़ी कि यह न्यूजीलैंड की मईशत के लिए एक गैर मुतवक्किल लॉटरी साबित हुई और आज भी इस नायाब ऊन से बने कोट और कपड़े दुनिया के महंगे तरीन स्टोर्स की जीनत बने हुए हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।